हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। देखो, आज हम ये फिफ्थ चैप्टर हमने शुरू किया था और ये है फाइनेंशियल स्टैम्प ड्यूटी एंड टैक्सेशन एक्सपेक्ट ऑफ अमलगमेशन। ठीक है, हमने यहाँ तक का कर लिया था, अब हमें ये करना है। ठीक है, ऐसे हम शुरू करेंगे। मेरा नाम प्रियंका वशिष्ठ है। ठीक है, हम क्लास शुरू करते हैं। ऑर्डर ऑफ कोर्ट अंडर सेक्शन 394 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 से ट्रांसफर। इसमें ये क्या कह रहे हैं? इट वॉज अर्लियर हेल्ड दैट व्हेन ट्रांसफर टेक प्लेस। अब हम बात कर रहे हैं स्टैम्प ड्यूटी की कि जब कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है एक कंपनी से, ट्रांसफरर कंपनी से ट्रांसफरी कंपनी को, किसी पर्सन को किसी कंपनी से जब ट्रांसफ़र होती है तो उस पर किसकी पावर है स्टैम्प ड्यूटी लगाने की, और स्टैम्प ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी। यहाँ पर मुद्दा ये है कि यदि आप इसके सेक्शन 394 कोर्ट के हाई कोर्ट के ऑर्डर पे आप अमलगमेशन मर्जर करते हो और उसके तहत यदि कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है मूवेबल इमूवेबल, तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी, और लगेगी तो किसको पावर है किस सेक्शन के तहत कि कौन उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगाएगा, तो उसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, इट वॉज अर्लियर हेल्ड दैट when transfer take place by virtue of court order or to a scheme of amalgamation stamp duty is leviable। ये कह रहे हैं कि यदि कोई कोर्ट अंडर सेक्शन 394 स्कीम ऑफ अमलगामेशन, ठीक है, तो ये कह रहे हैं इट वॉज हेल्ड दैट व्हेन टेक ट्रांसफर टेक प्लेस बाय वर्च्यू ऑफ ए कोर्ट ऑर्डर to a scheme of amalgamation stamp duty is leviable by virtue of 2G। ये कह रहे हैं कि यदि कोई कोर्ट स्कीम ऑफ अमलगामेशन को पास करती है तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, और ये मैटर है स्टेट का। स्टेट उसमें स्टैम्प ड्यूटी लगा सकती है। कई कंपनियों ने लीटा का फार्मास्यूटिकल्स वगैरह हमने ऊपर केस पढ़े हैं, उसमें कंपनी ने ये चैलेंज किया था कि भैया स्टेट को तो पावर ही नहीं है स्टैम्प ड्यूटी लगाने की, और हम तो कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको फॉलो कर रहे हैं, स्कीम ऑफ अमलगामेशन के तहत हमारे सारे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो हम उस पर कोई भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं देंगे। पर कोर्ट ने कहा था कि भैया यदि हमने अंडर सेक्शन 394 स्कीम ऑफ अमलगामेशन पास करा है और ऑर्डर किया है तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, और ये जो ऑर्डर है ये इंस्ट्रूमेंट में आएगा और इस पर आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। वे कह रहे हैं बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2G द ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑर्डरिंग द ट्रांसफर ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफर कंपनी टू ट्रांसफर कंपनी इज डीम्ड टू बी ए कन्वेंस, यानी कि एक कन्वेंस भी माना जाएगा यदि एक प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, वो ट्रांसफरर कंपनी से ट्रांसफरी कंपनी को ट्रांसफ़र हो रही है तो आप उसको कन्वेंस मानोगे। कोर्ट के ऑर्डर के अंडर भी आप इसको कन्वेंस मानोगे। और ये कौन सा कह रहा है सेक्शन 2G कह रहा है, दिस डेफिनेशन ऑफ कन्वेंस इज गिवन बिलो। कन्वेंस की जो डेफिनेशन है वो दिया एज पर सेक्शन 2G। कन्वेंस इंक्लूड, कन्वेंस में हर वो चीज़ इंक्लूड होगी जो सेल होगी, कोई भी सेल कन्वेंस होगी, एवरी इंस्ट्रूमेंट कन्वेंस कहा जाएगा, एवरी डिक्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ सिविल कोर्ट का ऑर्डर जो है वो सब कन्वेंस माना जाएगा। इन एवरी ऑर्डर मेड बाय हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 394 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 इन रेस्पेक्ट ऑफ अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, अंडर जो कोर्ट का ऑर्डर है अंडर सेक्शन 394 सब कन्वेंस माना जाएगा, और ये सब कन्वेंस किस पे इंस्ट्रूमेंट माने जाएंगे और इन सब पे स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। by which property, whether movable, immovable, or any estate interest in any property is transferred to vested in any other person inter vivos। ठीक है, ये लीगल टर्म है जो इस्तेमाल होती है, जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं प्रॉपर्टी का, उसी के तहत ये सब बातें कही जा रही हैं। एंड विच इज़ नॉट अदरवाइज स्पेशली प्रोवाइडेड बाय शेड्यूल 1, जो अलग से स्पेशली जो ये ट्रांसफ़र है वो अलग से स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है ना, तो वो सब जो भी इंटरेस्ट है जो ट्रांसफ़र हो रहा है, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो सब किस में आएंगी, कन्वेंस में आएंगी। द अमेंडेड डेफिनेशन ऑफ टर्म कन्वेंस अंडर सेक्शन 2G ऑफ बॉम्बे स्टैम्प एक्ट, एक अमेंडेड डेफिनेशन दी है बॉम्बे स्टैम्प एक्ट 1958 ने अंडर सेक्शन 2G की इंटर एलिया इंक्लूड एवरी ऑर्डर ऑफ मेड बाय हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 394 ऑफ कंपनीज एक्ट। कोर्ट का कोई भी ऑर्डर, कोई भी स्कीम ऑफ अमलगमेशन अंडर सेक्शन 394 उसने पास करी है तो वो कन्वेंस में आएगा इन रेस्पेक्ट ऑफ अमलगमेशन ऑफ कंपनीज
बाय विच प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल इमूवेबल, चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, यदि कोर्ट ने ऑर्डर किया है, पास की है स्कीम ऑफ अमलगमेशन अंडर सेक्शन 394 और उसके तहत कोई ट्रांसफ़र आता है तो वो कन्वेंस में और इंस्ट्रूमेंट में आएगा और उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र पर आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी of a partnership firm to a limited company or its conversion was held to be treated as conveyance, यानी कि जो प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म के तहत यदि कोई प्रॉपर्टी आपस में ट्रांसफ़र होती है तो आप ये नहीं कहेंगे कि भैया हम तो, जैसे आपने ऊपर बोला था कि हमने तो कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करा है, स्कीम ऑफ अमलगमेशन के तहत हम सारी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम इस पर स्टैम्प ड्यूटी नहीं देंगे। नहीं, यदि पार्टनरशिप फर्म के तहत भी यदि कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तो वो भी कन्वेंस के तहत आएगी और आपको उस पर स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, चार्जेबल टू स्टैम्प ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट दैट द पार्टनर्स ऑफ द फर्म वर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। आप ये नहीं कह सकते कि भैया जो हमारे इसके पार्टनरशिप फर्म है उसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो हमारे फर्म के पार्टनर हैं, ये कह के आप छूट नहीं सकते, आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। और ये केस हुआ था फोस्टर वर्सेस कमीशन के बीच में, लैंडमार्क डिसीजन आया था बॉम्बे हाई कोर्ट इन ली टाका फार्मास्यूटिकल्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। इन्होंने 3 पॉइंट उठाए थे कि भैया स्टेट को तो पावर ही नहीं है स्टैम्प ड्यूटी लगाने का, दूसरा कि हमने तो इसकी कोर्ट का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कोई भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। पर कोर्ट ने दोनों बातों को खारिज कर दिया था, ख़त्म कर दिया था और उसने कहा था स्टेट को पूरी तरीके से पावर है स्टैम्प ड्यूटी लगाने की और कोई भी ट्रांसफ़र हो चाहे वो कोर्ट के ऑर्डर के तहत हो, स्कीम ऑफ अमलगमेशन अंडर सेक्शन 394 वो सब इंस्ट्रूमेंट माने जाएंगे, कन्वेंस माने जाएंगे अंडर सेक्शन 2G के तहत और उस पर आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। ये केस था। यदि आपको ये केस अच्छे से देखना हो तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख लेना, ली टाका फार्मास्यूटिकल्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में पूरा केस करवाया हुआ है। सीरियस इम्प्लीकेशन ऑफ मर्जर covered not just by the Bombay Stamp Act 1958 but also merger covered by act of अदर स्टेट। ठीक है, किसी दूसरे स्टेट में भी बॉम्बे में इस बॉम्बे स्टैम्प एक्ट है तो ये किसी दूसरे स्टेट में अमलगमेशन मर्ज हो रहा है तो उस पर भी एप्लीकेबल होगा। द फॉलोइंग आर द मेजर कंक्लूजन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट के मेजर कंक्लूजन थे, वो क्या थे? एन अमलगमेशन अंडर an order of court under section 394 of Companies Act 1956 is an instrument by the Bombay Stamp Act, यानी कि अंडर यदि कोर्ट ने कोई ऑर्डर स्कीम ऑफ अमलगमेशन पास करी अंडर सेक्शन 394 तो उसको आप इंस्ट्रूमेंट मानेंगे और उस पर स्टैम्प ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी। स्टेट आर वेल विद इन देयर जुरिडिक्शन व्हेन दे आर लेवी स्टैम्प ड्यूटी ऑन जुरिडिक्शन ऑफ अमलगमेशन, और स्टेट को पूरी तरीके से पावर है किसी भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अमलगमेशन पे स्टैम्प ड्यूटी लेवी करने का, स्टेट को पूरी तरीके से पावर है। क्योंकि ली टाका फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने ये बात उठाई थी कि स्टेट को तो पावर ही नहीं है स्टैम्प ड्यूटी लगाने का और हम तो कोर्ट का ऑर्डर पास कर रहे हैं तो हम इस पर किसी भी तरीके की स्टैम्प ड्यूटी नहीं देंगे। ये दो बातें इस कंपनी ने, ली टाका फार्मास्यूटिकल्स ने उठाई थी, जो दोनों ही बातें कोर्ट ने खारिज कर दी थी और ये पॉइंट बने थे तब कि यदि अंडर सेक्शन 394 स्कीम ऑफ अमलगमेशन के तहत कोर्ट का ऑर्डर के तहत यदि कोई ट्रांसफ़र होता है तो उस पर आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, वो इंस्ट्रूमेंट में और कन्वेंस में आएगा। दूसरा, स्टेट को पावर है, स्टेट आर वेल विद इन देयर जुरिडिक्शन व्हेन दे लेवी स्टैम्प ड्यूटी, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी लगाने की स्टेट की पूरी पावर है। तीसरा पॉइंट है स्टैम्प ड्यूटी वुड बी लेवेबल ऑन नॉट ऑन द ग्रॉस असेट्स ट्रांसफर बट द अंडरटेकिंग। जो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी वो ग्रॉस असेट्स पे नहीं लगेगी, वो अंडरटेकिंग पे लगेगी व्हेन द ट्रांसफर इज ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। ठीक है, कंसर्न बेसिस पे असेट्स लेस लाइबिलिटी, असेट्स माइनस लाइबिलिटी करके उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। द वैल्यू for this purpose would thus be the value of share allotted. The decision has been accepted in the act and now stamp duty is leviable on the value of share allotted plus अदर कंसिडरेशन पेड। ठीक है, यानी कि शेयर जो अलाउड हुआ है वो और जो अदर कंसिडरेशन पेड हुई है उस पर।
The Kolkata High Court in the case of Imami Biotics Limited, इस केस को याद करना, held that the court order sanction a scheme of amalgamation और demerger under section 391 से लेकर 394 तक कोर्ट ने कोई भी स्कीम ऑफ अमलगमेशन पास करी है, चाहे वो डीमर्जर की हो चाहे वो अमलगमेशन की हो, इज एन इंस्ट्रूमेंट, वो एक इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, इज एन इंस्ट्रूमेंट एंड कन्वेंस विद इन द मीनिंग ऑफ स्टैम्प एक्ट एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड इज अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट टू स्टैम्प ड्यूटी, और अकॉर्डिंगली ये स्टैम्प ड्यूटी का सब्जेक्ट है, कन्वेंस में भी आता है, इंस्ट्रूमेंट में भी आता है, और इस पे आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। दिस केस रिलेटेड टू एन स्कीम सैंक्शन बाय द कलकत्ता हाई कोर्ट इन वेस्ट बंगाल। ये केस याद कर लेना, इमामी बायोटिक्स, ठीक है। तो आपको हर तरीके से स्कीम ऑफ अमलगमेशन सेक्शन 391 से 394 तक यदि कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास करा है तो आपको उस पर स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। स्टेट के पावर में है, स्टेट की जुरिडिक्शन में है पूरी तरीके से स्टैम्प ड्यूटी को लेवी करना, और कन्वेंस और इंस्ट्रूमेंट में कोर्ट का ऑर्डर आता है। पार्टनरशिप फॉर्म के तहत भी यदि आप कोई ट्रांसफ़र करते हो, कोई ट्रांसफ़र होता है, तो वो भी स्टैम्प ड्यूटी का मैटर है, ठीक है। यदि इसके तहत यदि आपको कोई भी क्वेश्चन रेज होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगी,